तो देखिएगा अब लास्ट लेक्चर लेंस देख रहे थे हम रे ऑप्टिक सेक्शन में, और जाते जाते लास्ट लेक्चर मैंने आपको लेंस का फॉर्मूला भी बताया था। ओके, क्या था वो फॉर्मूला दिखेगा, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस, उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, देखिएगा अब 1/f इज इक्वल टू ओके, जस्ट 1 मिनट। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो अभी देखिएगा ये कौन से भी लेंस के लिए वैलिड फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स इक्वेशन कहते हैं हम इसे। ओके, और इसके बाद और भी कुछ मतलब अलग अलग केसेस भी मैंने आपको बताए थे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये सब भी हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। ओके, इसके बाद देखिएगा अब मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला है लेंस का, ये भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगने वाला है। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला रहेगा HI/HO। ओके, या फिर हम अल्टरनेटली इसे लिखते हैं V/U से। ओके, यहाँ पर प्लस V/U रहेगा, मिरर में माइनस V/U होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है मिरर्स के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में और लेंस के फॉर्मूले में। अल्टरनेटली इसे हम F/F+U ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इज इक्वल टू आ जाएगा F-V डिवाइडेड बाय F। ओके, तो ऐसा बीट रहेगा। ओके, F+U F/, तो ये ऐसे फॉर्मूले से इसे लिख कर रखिएगा। दीज आर द फॉर्मूलेस रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो तो फिर उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना आएगा। तो देखिएगा अब इक्वी कॉन्वेक्स अगर लेंस है ना, तो दोनों भी कर्वेचर क्या होते हैं, R1 R2 का वैल्यू सेम होता है। ओके, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R रहेगा, लेकिन देखिएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको पता होगा ये पहला जो कर्व है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड रहेगा। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड रहेगा, तो दूसरे का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर के अपोजिट साइड रहेगा। इज इट ओके। अब ये दूसरा स्फीयर है, उसका अगर हम ओरिजिन से देखते हैं तो हमें इस ओर जाना पड़ेगा। तो इस ओर का अगर हम प्लस लेते हैं R2 को, तो R1 को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को कंसिडर करके सभी जो हमारे डायरेक्शन है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्टिकल सेंटर से राइट में होने के कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड पार्ट का, इस वजह से वो प्लस लेना पड़ेगा, और लेफ्ट में होने के कारण माइनस। ओके, तो फिर देखिएगा क्या आएगा, मतलब कोई भी एक प्लस लिया तो दूसरा माइनस लेना पड़ेगा हमें। ओके, सो दैट्स व्हाई क्या आएगा फिर 1/f इज इक्वल टू फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिस लेंस मेकर्स इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज। ओके, और वो आएगा म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/r। ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, सिर्फ मतलब एक अगर प्लस लेते हो तो दूसरा माइनस लेना है आपको, ठीक है, इतना याद रखना है। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/r। तो 2/r इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f। और फाइनली फिर f का वैल्यू आने वाला है, f ऊपर जाएगा, r इधर जाएगा, तो r डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो लिख कर रखिएगा ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। म्यू मतलब उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, 1 बाहर का मीडियम एयर होने के कारण 1 आता है वहां पर। ओके, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो ऐसा एक कंसेप्ट रहेगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें आज डिस्कस करने हैं। ओके, करूँ इसे रफ?
आई होप आपने ये सभी फॉर्मूलेज लिखे हैं। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर्स इक्वेशन है, इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का है, लिख कर रखिएगा, दिस इज द फोकल लेंथ फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इससे मैं क्लियर करता हूँ अभी सीयर। तो इसके बाद एक एक करके पॉइंट्स लिखना है हमें, लिखिएगा आप, जैसे हमने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाला, अभी उसी वजह से हम फोकल लेंथ निकालने वाले हैं। इन सिमिलर वे वी आर ऑब्टेनिंग द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब क्या रहेगा, उसका एक साइड प्लेन रहेगा तो एक साइड क्या रहेगा, कर्व रहेगा। मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था तब, जो प्लेन साइड होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा वो इनफाइनाइट रहता है, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही साइड में रहने वाला है। इस वजह से हमें R1 R2 न डिनोट करते हुए एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होने की वजह से हम R से इंडिकेट करने वाले हैं। समझ में आया? जो कर्व पोर्शन रहेगा वहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रहने वाला है, और जो प्लेन साइड होता है उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। तो वही फॉर्मूले में अगर हम फिर से वैल्यू पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस, ठीक है, 1/r1 का वैल्यू हम 1/r लेते हैं, माइनस 1/r2, तो R2 का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। 1/infinity इज ऑलवेज जीरो, ओके। तो 1/r माइनस जीरो आ जाएगा वो, सो फाइनल आंसर आएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r मतलब ही r, तो 1/f, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, r बाय म्यू माइनस 1, ठीक है। एक साइड अगर प्लेन किया तो फिर f का वैल्यू आ जाएगा r अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है। कुछ दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया? ये सेकंड कंसेप्ट है। अभी थर्ड कंसेप्ट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीट, ऐसे बीट्स पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, ओके। रफ करना है बच्चों इसे। यस सर। ठीक है, तो अभी थर्ड कंसेप्ट लिख कर लीजिएगा। इफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ओके, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, दोनों कर्व उसके सेम है इक्वी कॉन्वेक्स होने के कारण, ओके, और उसका फोकल लेंथ एफ दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ दैट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज एफ, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, उसे हाफ वे से कट किया है, मतलब ये जो लाइन है ना यहाँ से इसको यहाँ पर ऐसे कट किया है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन होगा और ये नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो देखिएगा लेंस को अगर हम हाफ हाफ कट भी करते हैं, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ एज इट इज रहने वाला है, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है। फोकल लेंथ किस पर डिपेंड होता है बच्चों, कर्व पर। तो इसे हमने बीच से कट करके उसके कर्व को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, आप समझ सकते हो इसे, ओके। उसका कर्व एज इट इज है, ओके। तो फोकल लेंथ सेम रहेगा, इस वजह से दोनों पार्ट का फोकल लेंथ एफ एफ आ जाएगा, ओके। लेकिन अब क्या होता है, जितने ज्यादा रेज कन्वर्ज होते हैं ना उतना ही शार्प इमेज ऑब्टेन होता है। मतलब ये लेंस जब पूरा था ना, इसके ऊपर अगर हम पैरेलल बीम पास करते हैं ना तो ये कन्वर्ज होता है हमारे फोकस पर, आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमारे कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ओके। इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो हो क्या जाता है फिर, हाफ पार्ट कट करने से इमेज वही पर फॉर्म होता है, नो डाउट, लेकिन आधे ही रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, ओके। आधे रेज अब निकल जा रहे हैं क्योंकि हाफ पार्ट हमने कट किया है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इमेज का जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाता है, ओके। इमेज का जो इंटेंसिटी रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एपर्चर के स्क्वायर के साथ। एपर्चर मतलब जो एरिया होता है ना, एपर्चर मींस व्हाट, एरिया ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज एपर्चर। ये जो रहता है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, ये मतलब लेंस का एपर्चर होता है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। तो लेंस को हाफ कट करने से क्या हो जाता है, उसका एपर्चर कम हो जाता है, इस वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इमेज के डिस्टेंस के ऊपर और कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, इमेज जहां पर ऑकर होना है ना वहीं पर हो जाता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, सिर्फ उसका इंटेंसिटी कम होता है, ठीक है। जितना बड़ा एपर्चर उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी। लेंस को अगर हाफ हाफ कट करते हैं हम तो डेफिनेटली उसका इंटेंसिटी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये बीट, ये थर्ड इंपॉर्टेंट बीट है। सर हाँ बोलो।
सर हमें इसे मतलब क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है या फिर कैसे नोट्स बनाते समय? सिर्फ नोट्स बना के रखो ना, शॉर्ट नोट्स बोल के रखो नीट के लिए। ओके, शॉर्ट नोट बोल के, मतलब अगर हम लेंस का हाफ वे से उसे कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो फिर उसका इंटेंसिटी रिड्यूस होगा। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। ओके, सिर्फ स्टोरी का मॉरल लिखिएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी फोर्थ केस में हम क्या करने वाले देखिएगा। इन फोर्थ केस वही लेंस रहेगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ आप उसे पहले हमने हॉरिजॉन्टली कट किया था। नाउ वी आर कटिंग दिस लेंस वर्टिकली, मतलब वर्टिकली में आप लेंस को कट करने वाला हूं। ओके, तो देखिएगा वर्टिकली में कट करता हूं इसे, तो ऐसे ये थिक बन जाएगा। ये पहला पार्ट आएगा और ये दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, ऐसा होने वाला ये। तो यहाँ पर बताओ मुझे बच्चों की फोकल लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेंज होगा ऐसा कहना है एक स्टूडेंट का। सभी अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। ओके, तो फोकल लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट दे रहे हैं कि चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज होगा तो कितना होगा अभी देखिएगा। इसका फोकल लेंथ पहले कितना था, यफ था। इज इट ओके? यह फोकल लेंथ था इसका, दोनों भी कर्वेचर का। आपको पता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब यहाँ से भी अगर हम उसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो उतना ही आएगा, और इस कर्व के लिए भी अगर हम निकालेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इज इट ओके? लेकिन अब किया क्या हमने, उसे बीच से कट करने के बाद उसका एक साइड क्या बन गया, बोलो बच्चों, एक साइड क्या बन गया उसका, बोलो अब। प्लेन बन गया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसे प्लेनो कॉन्वेक्स की तरह ट्रीट करना है। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स की तरह हमें इसे ट्रीट करना है। अभी 2 मिनट पहले आप दिखेगा, आपने अगर लिख कर लिया है ना, तो आपको समझ में आएगा कि जब पूरा लेंस था ना, बहुत अच्छे से देखना है बिट को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा जब लेंस था ना, तो उसका फोकल लेंथ कितना आया था, बोलो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। आपके पास फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 आया था। इज इट ओके? समझ में आया बच्चों? पूरा जब लेंस था ना इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ कितना आया था, R डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। आपने लिखा होगा ये। ओके, पहली केस में मैंने बताया था आपको। और जब हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया था, ओके, एक जिसका एक साइड का फोकल लेंथ एफ था, तो फिर एट दैट टाइम उसका फोकल लेंथ कितना आता है, R अपॉन म्यू माइनस 1। चेक कीजिएगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड फोकल लेंथ रहने से क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हाफ हो जाता है, और एक साइड ही फोकल लेंथ रहने से फोकल लेंथ क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। ओके, मतलब इस केस में अगर हम फोकल लेंथ f1 देते हैं और इस केस में अगर f देते हैं हम, तो f1 और f में क्या रिलेशन है। ओके, f1 और f में क्या रिलेशन है, 2f इज इक्वल टू f1। इज इट ओके? मतलब एक साइड प्लेन करने से फोकल लेंथ दुगना हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो बोलो बच्चों, पूरे लेंस का फोकल लेंथ अगर f था, तो इसको बीच से कट करने के बाद अब ये दोनों पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों का एक एक साइड प्लेन हुआ है, कितना होगा सोचो। सर f/2। f/2 नहीं होगा, थोड़ा सोचो। देखो मैंने फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ, देखो f फोकल लेंथ का इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, उसके दोनों तरफ फोकल लेंथ f होगा दोनों साइड का। इज इट ओके? तो एट द टाइम फोकल लेंथ कितना आता है, f इज इक्वल टू R/2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। इज इट ओके? ये समझ में आ गया पहला केस। अभी देखिएगा, मैंने आपको बोला कि इसी लेंस को अगर हम कट करते हैं ना बीच से, तो ये लेंस क्या बन जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाता है, जिसका एक साइड प्लेन होता है और दूसरा साइड कर्व होता है, और वो कर्व भी उतना ही होता है जितना पहले था। पहले अगर ये कर्व का फोकल लेंथ f था, तो अभी भी f ही होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ एक साइड उसका प्लेन होने वाला है। तो एक साइड प्लेन होने से फोकल लेंथ कितना आ जाता है, फिर f1 इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट R अपॉन म्यू माइनस 1। तो ये वैल्यू दुगना है और ये वैल्यू सिंगल है। समझ में आ रहा है? इसका फोकल लेंथ अगर f है ना, 2 साइडेड फोकल लेंथ का, तो एक साइडेड फोकल लेंथ का फोकल लेंथ कितना आएगा, दुगना आएगा। तो इन दोनों भी इंडिविजुअल पार्ट्स का फोकल लेंथ कितना होने वाला है बच्चों, 2f होने वाला है। समझ में आ गया? तो लेंस को वर्टिकली कट करते हो तो क्या होता है और हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो क्या होता है, समझ में आया? हॉरिजॉन्टली कट करते तो उसके फोकल लेंथ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इंटेंसिटी हाफ रिड्यूस होने वाला है एपर्चर कम होने से। ओके, अभी देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वर्टिकली कट किया था। ओके,
और एक साइड प्लेन होने से क्या हो गया, ये लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, इस वजह से इसके दोनों साइड का फोकल लेंथ कितना आ गया, 2f आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो वर्टिकली कट करने से लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, 2f हो जाता है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बीट। ओके, अभी देखिएगा, if a lens is made up of a number of layers of different refractive index for a given wavelength, okay, मतलब इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इमेज उतनी रहेगी, मतलब इंटेंसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना? इंटेंसिटी पर मतलब कौन से अभी जो केस दिया था उसमें बोल रहे हो क्या आप? यस सर। हाँ, उतना ही रहेगा इंटेंसिटी पर, क्योंकि एपर्चर का साइज कम ज्यादा नहीं हुआ है। ओके, मतलब उसके अगर इस साइड से अगर हम इंसिडेंट रे पास करते हैं तो उतने कन्वर्ट होने वाली है वर्टिकली कट करने के बाद। ओके, इस वजह से इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, पिछले वाले केस में। अभी देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, इफ अ लेंस इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन वेवलेंथ। ओके, मतलब एक ही लेंस के अंदर हम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल पुट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा μ2। ओके, उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा μ1 फिर से। ओके, मतलब इसको मैं कलर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ये μ2 है, ये फिर से μ1 है, ये फिर से μ2 है। ओके, मतलब डिफरेंट मटेरियल है, दो अलग अलग मटेरियल से, और उनके कॉम्बिनेशन से हम रिफ्रैक्ट मतलब ये लेंस को बना रहे हैं। ओके, ये आगे μ1 आएगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा गिवन वेवलेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो फिर एट दैट टाइम क्या हो जाता है, देखो, इफ द लेंस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ layers of different refractive indices for a given wavelength of light, the number of image corresponding to an object equal to types of refractive indices। मतलब वो refractive index कैसा है, रेयर है या डेंसर है, मतलब ज्यादा जिसका वैल्यू कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। तो फोकल लेंथ हमेशा डिपेंड होता है μ-1 इस फैक्टर पर, इसे रिफ्रैक्टिविटी कहा जाता है। ओके, किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिविटी होता है, और ये रिफ्रैक्टिविटी मतलब कौन सा फैक्टर होता है, μ-1। ओके, μ-1 अगर हम करते हैं, आपको पता होगा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट 1 होता है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं होता है। फिर 1 से अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा तभी उस मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑकर होता है। इज इट ओके? तो याद रखना ये बीट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना फोकल लेंथ कम होने वाला है। ओके, और उस जिस मीडियम का मतलब ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, तो आपको हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है तो उन्हें सॉल्व करते हुए आपको ये जरूर काम में आएगा। ओके, और ये 1/f जो है, ओके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ आल्सो। ओके, मतलब आपको पता होगा डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, तो अलग अलग कलर पास करने से भी क्या हो जाता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। ओके, आपको पता होगा हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का अलग अलग होता है। ओके, कलर पर डिपेंड होता है, रेड का अलग रहेगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। रेड और वायलेट ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम कलर्स है, तो अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। ओके, और फिर इसी वजह से ये जो फोकल लेंथ है ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड होता है। ओके, कौन सा कलर आप पास कर रहे हो तो उस हिसाब से वो कलर ज्यादा बेंड होगा या कम बेंड होगा, ये डिपेंड होता है उसके वेवलेंथ पर। ओके, तो वेवलेंथ और फोकल लेंथ हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है μ-1 से, where μ-1 दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिविटी। ठीक है, तो फोकल लेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर, ऑलवेज रिमेंबर। मतलब मैं अगर रेड कलर पास करता हूँ एक लेंस में, और उसी लेंस में अगर मैं वायलेट कलर पास करता हूँ, तो किसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा, रेड के लिए। ओके, रेड ज्यादा बेंड होगा, वायलेट कम बेंड होगा। ठीक है, आगे समझ में बच्चों, ये कंसेप्ट अच्छे से लिखिएगा इसे भी। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और ये रिलेशन लिख लीजिएगा।
और ये जो बिट पढ़ाया था मैंने आपको, ओके, म्यू टू, म्यू वन, म्यू टू, फिर से म्यू वन, तो म्यू वन रिफ्रैक्ट इंडेक्स रहने वाला जो मटेरियल है ना, उसका इमेज अलग जगह पर फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्म होगा, और म्यू टू रिफ्रैक्ट इंडेक्स रहने वाले का अलग जगह पर इमेज फॉर्म होता है। तो ऐसे लेंस में जिसमें दो मटेरियल्स है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ऐसा लेंस क्या करता है, दो इमेजेस फॉर्म करता है, याद रखिएगा, ओके। इन दिस टाइप ऑफ लेंस images produced are two images will produce in this condition, ठीक है। अभी देखिएगा एक कंसेप्ट है कि, तो हाँ बोलो। सर ये रिफ्रैक्टिविटी आती है, मतलब हम इस लेंस के थ्रू कैसे पता चलेगा कि कितने इमेजेस बनेंगे? मतलब दो मटेरियल है ना इस लेंस में, म्यू वन म्यू टू, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन म्यू टू है, तो दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण दो इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। सर पर वो अल्टरनेट है, तो फिर एक इमेज बनने के बाद दूसरी इमेज अलग बनेगी ना, मतलब हर नहीं नहीं, मटेरियल के लिए? हाँ बनेगा, लेकिन क्या होगा, म्यू वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही नीचे है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, तो ये तीनों का कन्वर्जेंस क्या होता है, सेम पॉइंट पर होता है, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहने वाले रेज का, और म्यू टू के अंदर से आने वाले जो रेज है वो अलग पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि उसका मटेरियल अलग है, ओके, ओके सर। ठीक है। तो इसे लिखिएगा, मैं इसे रफ करूं, सर क्या लिखना है? फोकल लेंथ लिखिएगा आप, पहले आपने ये लिखा है क्या, ठीक है, एक काम करो, मैं इसके नोट से आपको भेज देता हूँ, आप सिर्फ देखिएगा इसे अच्छे से, मैं इसके नोट्स आपको भेज देता हूँ, ठीक है, मतलब लिखने का काम गिरे तो बहुत बहुत वक्त चला जाएगा, इसका एक फोटो में सब वो निकाल ठीक के, है, लेक्चर के साथ लिखते हैं तब याद हो जाता है, मतलब बाद में पढ़ने में इतना नहीं याद रहता। बाद में नहीं इतना याद रहता क्या, फिर ठीक है चलेगा, लिखिएगा। आपने कहाँ तक लिखा है फिर बोलो, या पहले से बताऊं। सब फोकल लेंथ ऑफ इधर तक लिखना है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, लिखो पहले, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और फिर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, तो 1 by f is directly proportional to mu minus 1 is directly proportional to 1 by lambda, write this, और इसी के नीचे लिखना है कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेवलेंथ को, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, f is directly proportional to lambda, lambda is wavelength, f is focal length, ओके, और फिर वेवलेंथ आपको पता है रेड का ज्यादा होता है, इस वजह से फोकल लेंथ किस रे के लिए ज्यादा रहेगा, रेड के लिए, ओके, रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा और वायलेट के लिए कम रहेगा, इसे लिख कर लीजिएगा, ये लिखा है। यस सर, रिटर्न। इसके बाद वो ऊपर वाला बिट लिखिएगा, दो डिफरेंट मटेरियल का, if lens is made up of, if lens is made up of number of layers of, if lens is made up of number of layers of different refractive indices, number of layers of different refractive indices, number of layers of different refractive indices for a given wavelength of light, for given wavelength of light, for given wavelength of light, the number of images, the number of images, the number of images, the number of images corresponding to an object, corresponding to an object, corresponding to an object is equal to types of refractive indices, is equal to टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवेलेबल हैं इस गिवन लेंस में, उतने ही ज्यादा वहां पर इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना था, पहले पार्ट का म्यू वन था, बाद में म्यू टू, फिर से म्यू वन, बाद में फिर से म्यू टू, बाद में फिर से म्यू वन, मतलब दो ही डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, म्यू वन म्यू वन म्यू वन, म्यू टू म्यू टू, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर
कितने इमेजेस फॉर्म होने वाले हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होने वाले हैं, 2। ओके, तो इसे लिख लीजिएगा नीचे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 2, और उसके सामने ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ओके, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, एंड फॉर द गिवन फिगर शोन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ इमेजेस कितने आने वाले, 2 आने वाले हैं। ओके, ठीक है, करना है सिर्फ। यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखिएगा। इसका आंसर आप मुझे बताओ पहले, मतलब क्या हो रहा है। ये लेंस है हमारा, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, कुछ फोकल लेंथ होगा, और इस लेंस के सामने कहीं तो भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इसके रेज क्या होने वाले, अब रेज हम पास करने वाले इस लेंस के ऊपर, तो ये कन्वर्ज होकर एक कहीं पर तो भी इमेज फॉर्म करने वाले। सपोज ये मतलब फोकस पर ही फॉर्म करते हैं, तो ये यहाँ पर फोकस पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कहना है उनका कि ये जो हाफ पोर्शन है ना इस लेंस का, ये हम ढकने वाले हैं किसी ब्लैक पेपर से। ओके, ब्लैक पेपर से हम इस हाफ पोर्शन को क्या करने वाले हैं, ढकने वाले हैं। तो बताओ मुझे क्या इमेज फॉर्म होगा, कैन इमेज विल फॉर्म इन दिस कंडीशन। यस सर, बट इंटेंसिटी विल बी लो। हाँ, राइट आंसर है। तो यही मुझे आंसर चाहिए था आपसे, कि इस कंडीशन में भी इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो इमेज फॉर्म कर सकता है ना, नीचे का पार्ट नहीं कर रहा है। अब उसे ढक दिया हमने ब्लैक पेपर से, तो डेफिनेटली नीचे का पार्ट रिफ्रैक्शन नहीं करेगा उतनी इंटेंसिटी से जितनी इंटेंसिटी से वो पहले कर रहा था, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो वही पर इमेज फॉर्म करेगा। अब रेज यहाँ पर कम कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से इमेज तो वही फॉर्म होगा, लेकिन सिर्फ उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं आपको। ओके, कि हाफ पोर्शन अगर हम लेंस का ढक देते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि क्या इमेज फॉर्म होगा, क्या होगा, तो फिर कैसा होगा, क्या होगा। तो लिख लीजिएगा इस कंसेप्ट को, इफ हाफ पोर्शन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, इफ हाफ पोर्शन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, देन इंटेंसिटी ऑफ इमेज, if half portion of a lens is covered by black paper, then intensity of image, will be reduced, but complete image will be formed, आ गए समझ में। तो ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट बीट है सन ग्लासेस और गॉगल्स। देखो आपको पता होगा मतलब समर डेज में हम इसे ठीक है, कब लेक्चर बताओ मुझे सर का। सर स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट हो गया क्या। ठीक है, मैं मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, हाफ तो लेक्चर हो, ओके सर। ठीक है, जो भी रिमेनिंग लेक्चर होगा वो मैं अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो सन ग्लासेस और गॉगल्स, ठीक है। तो आप सन ग्लासेस और गॉगल्स में आपको पता होगा मतलब समर डेज में हम इसे वेयर करते हैं ताकि मतलब सन का जो इंटेंसिटी वो कम फील हो सके। वैसे वो पहनने वाले तो कभी भी पहनते हैं, रात में भी वो गॉगल पहनकर घूमते हैं, उसको कुछ लॉजिक नहीं होता है।
ये हम जो सही रीजन है ना गॉगल पहनने का उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और ना आप बोलोगे कि वो टीवी के एक्टर होते हैं वो तो कभी भी गॉगल पहनते हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम होता है। ओके, उनको दोनों वक्त अच्छे से नहीं दिखाई देता है, लीव दैट पार्ट। ओके, तो अभी हम जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो सही रीजन के लिए गॉगल पहनते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गॉगल्स में क्या होता है देखिएगा, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, ओके, सपोज इस साइड से अब ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके रेज अब यहाँ पर आने वाले हैं, ये सन ग्लासेस रहेगा, तो इसके कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा R1 एंड R2। तो गॉगल के लिए क्या कंडीशन होता है, दोनों भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं R1 R2 ये सेम होते हैं, सिर्फ उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। ओके, मतलब कुछ डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं उन्हें, लेकिन दोनों का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू क्या होता है, R2 होता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट आपको एज इट इज दिखता है, ना वो बड़ा दिखता है ना छोटा दिखता है। ओके, अगर हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 चेंज करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर एग्जैक्ट, अब देखिएगा दोनों भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहने वाले बोलो बच्चों, सेम साइड रहने वाले। R1 भी सेम साइड रहने वाला है और R2 भी सेम साइड रहने वाला है, और वो इक्वल भी है। इस वजह से क्या हो जाता है, दोनों भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम हो जाते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो आप यहाँ पर फोकल लेंथ डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ओके, जो कंडीशन हमने उस दिन मतलब प्रिडिक्ट किया था ना कि दोनों अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो क्या होगा, तो 1 माइनस R1 माइनस 1 R2। तो इस केस में क्या हो जाता है, 1/f का वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाता है, मतलब इस केस में फोकल लेंथ 0 रहेगा। ओके, तो इससे ना उस ऑब्जेक्ट को उसे बड़ा दिखाई देता है ना ही छोटा दिखाई देता है, एग्जैक्ट दिखाई देता है। आप गॉगल पहन कर देखिएगा, गॉगल पहनने से सिर्फ लाइट का इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। ओके, रिमेनिंग पार्ट मतलब ऑब्जेक्ट जैसे दिखना है हमें वैसे हमें दिखता है। इज इट ओके, समझ में आ गया बच्चों? और पावर ऑफ लेंस भी मतलब पावर ऑफ दैट गॉगल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। P इज इक्वल टू 0 रहेगा, F इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Sunglasses and goggles have no power, लिख कर रखिएगा। Sunglasses and goggles doesn't have any power because both the radius of curvature R1 and R2 are equal. अभी देखिएगा 3 केसेस हमें देखना है रिलेटेड टू द मतलब रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने देखा है कि ये हमने नॉर्मल हमारे लेंस के बारे में बात किया जो ग्लास से बना होता है और उसे एयर में रखा जाता है। जरूरी नहीं कि हम उसे हमेशा एयर में ही रखें। ओके, उसे अलग अलग मीडियम में भी हम रख सकते हैं। तो फिर एट दैट टाइम क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें देखना है। 3 कंडीशन इसके, मतलब लेंस रहेगा ये हमारा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल से हम इंडिकेट करने वाले, और ये बाहर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू एम इमेजिन करने वाले। म्यू एम स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड म्यू एल स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके, अभी तक हमने जो लेंस स्टडी किया था ना जितने भी क्वेश्चंस में, उसमें हमने ऐसा एज्यूम किया था कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहेगा, मतलब हम एयर इमेजिन करते थे। मतलब हम लेंस ग्लास का लेते थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, और बाहर हम एयर एज्यूम करते थे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट 1 था। ओके, ऐसा एज्यूम करते थे हम। ठीक है, एब्सोल्यूट 1 एयर के लिए नहीं होता है, एयर के लिए 1.0003 होता है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं उसे 1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो जरूर नहीं कि हमेशा बाहर एयर ही हो। अगर मैं लेंस को पानी के अंदर डाल दूं तो फिर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाएगा, म्यू एम। ओके, तो फिर आप 3 केसेस ऑकर हो सकते हैं कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, और दोनों इक्वल है। तो फिर इन तीनों कंडीशन में इमेज कैसे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहला केस है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पहला केस है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये म्यू है, और बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो फिर हमारा नॉर्मल जैसे फिनोमिनन ऑकर होता है वैसे होगा। ओके, नॉर्मल मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्जेंस करेगा, और
कॉन्केव लेंस क्या करता है बोलो बच्चों? डाइवर्जन, ठीक है। कॉन्वेक्स कन्वर्जेंस करेगा, कॉन्केव डाइवर्जन करेगा। अगर म्यू एम का वैल्यू क्या होगा, म्यू एल से मतलब कम रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एट दैट टाइम दिस कंडीशन विल ऑकर, ओके। और दूसरा केस रहेगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, तो फिर एट दैट टाइम क्या होता है, ये रेज जैसे आने वाले वैसे ही निकलने वाले, ओके। कुछ भी वहां पर डिविएशन नहीं होगा, ना ही कुछ रिफ्रैक्शन होगा, ना ही कुछ और होने वाला है, ओके। चाहे कौन से भी कर्व कैसा भी क्यों ना हो, ओके। मीडियम बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहा तो ये वैसे वैसे ही जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत बच्चों? अभी लास्ट केस है थर्ड वाला, जिसमें अब क्या प्रोबेबिलिटी रह गया, अब बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एम, अब ये बड़ा रहेगा लेंस से, ओके। लेंस रेयरर रहेगा, और जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। तो फिर अब इस केस में हमें प्रिडिक्शन करना है क्या होगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा होता है, ओके। यहाँ पर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो क्या करने लगता है, डाइवर्जन करने लगता है। जैसे हमारा पहले कॉन्केव लेंस कर रहा था, वैसे अब ये कॉन्वेक्स करेगा, और कॉन्केव लेंस क्या करेगा, फिर यहाँ पर कन्वर्जन शो करने वाला है, ऐसे इस केस में, ठीक है। तो ऐसा एक केस रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। मतलब इस केस में अगर हम देखेंगे तो म्यू एल बाय म्यू एम, ये जो फैक्टर रहेगा ये ग्रेटर देन 1 रहेगा। म्यू एल बाय म्यू एम, ये फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि म्यू एल का वैल्यू ज्यादा था और म्यू एम का वैल्यू कम था। तो बड़े वैल्यू को अगर छोटे वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर डेफिनेटली 1 से ज्यादा आता है, ओके। तो ग्रेटर देन 1 होने के कारण ऐसा फिनोमेनन ऑकर होता है। क्यों होता है ऐसा दिखेगा, आपको पता होगा लेंस के फॉर्मूले में 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 होता है। तो इस वजह से ये म्यू मतलब ये क्या होता है, म्यू एल माइनस म्यू एम रहेगा, ओके। तो ऐसे बीट रहेगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने के कारण 1 से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्रॉपर फोकल लेंथ ऑकर होने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस